17 साल का एक नौजवान जिसने सिंधु की धरती को हिलाकर रख दिया। एक तरफ था शक्तिशाली राजा राजा दाहिर और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन कासिम, जिसे चुना था हज्जाज बिन यूसुफ ने। सवाल ये है, आखिर सिंधु पर हमला क्यों हुआ और कैसे एक नौजवान ने पूरा इतिहास बदल दिया। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एक दिन हज्जाज बिन यूसुफ के पास कुछ लोग आए। उन्होंने कहा कि हम श्रीलंका से एक बहुत बड़ी शिप लेकर आ रहे थे। रास्ते में जब हम सिंधु पहुंचे, वहां पायरेट्स ने हमारी कश्तियां लूट लीं और हमारी औरतों को किडनैप कर लिया। हम किसी तरह वहां से जान बचा के आपके पास आए हैं। यह सुनकर हज्जाज बिन यूसुफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि यह सिर्फ एक दफा नहीं था बल्कि बहुत अरसे से रास्ते में उनके शिप को लूट लेते थे। तो हज्जाज ने सोचा कि अगर हमने इनको ठिकाने नहीं लगाया तो यह हमारे ट्रेड को खराब तो करेंगे और हमारी इतनी बड़ी सुपर पावर की इज्जत को भी खराब करेंगे। तो उसने सबसे पहले एक खत लिखा सिंध के बादशाह, जिसका नाम था राजा दाहिर, कि ये पायरेट्स हमारी हवाले करो। राजा दाहिर ने कहा, यह खुद ब खुद लूट मार करते हैं और मेरा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हज्जाज बिन यूसुफ को समझ आ गई कि अगर इन पायरेट्स को खत्म करना है तो हमें सिंध पर हमला करना होगा और उसने मुसलमानों के बादशाह बली से इजाजत मांगने के लिए एक लेटर लिखा कि हमें इजाजत दें कि हम सिंध पर हमला करके इन लुटेरों को खत्म कर दें। लेकिन वलीद ने बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि जिस टाइम वो सिंध पर हमला करने की इजाजत मांग रहा था, ठीक उसी टाइम मुसलमान वहां स्पेन पर हमला कर रहे थे। मैं किसी भी सूरत अपनी इतनी कीमती फौज और इतना ज्यादा पैसा इस मामूली से सिंध पर जाया करने के लिए तैयार नहीं थे। तो हज्जाज ने उसे कन्विंस करने के लिए एक प्लान बताया। उसने कहा कि आप मुझे सिर्फ इजाजत दें, मैं इस एम्पायर से एक भी रुपए नहीं लूंगा, सारा पैसा मैं अपने आप से खर्च करूंगा और इस एम्पायर को मैं प्रॉफिट दूंगा। लेकिन अगर हम हार गए तो यह सारा लॉस मैं खुद बर्दाश्त करूंगा। तो मुसलमानों की बादशाह ने यह शर्त मान ली और हज्जाज ने बजाय इसके कि वो एक बड़ी आर्मी भेजता, उसने एक छोटी सी फौज को तैयार किया और उसे सिंध पर जाने के लिए रेडी किया और उसके लिए एक बेहतरीन मंसूबा बनाया। हज्जाज को एक ऐसा बंदा चाहिए था जो उसका वफादार भी हो और इस लायक भी होना चाहिए। तो उसने अपने ही एक यंग भतीजे को इस फौज का कमांडर बनाया, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही बहादुर और जहीन जनरल था। इसको बहुत ही छोटी उम्र में एक इलाके का गवर्नर बना दिया गया था और उसने बेहतरीन तरीके से उसे कंट्रोल किया था। तो हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को 6000 फौज देकर उसे सिंध पर हमला करने के लिए रेडी किया। लेकिन हज्जाज को पता था कि रास्ते में डेजर्ट है और वहां से गुजरना बहुत ही मुश्किल है। तो उसने इस फौज को घोड़े से लेकर सुई धागे तक सारी चीज का इंतजाम करा और उसके साथ साथ खाना पहले से ही पका हुआ दिया, ताकि इनको रास्ते में पकाना ना पड़े। और एक तरफ इस फौज को जमीनी रास्ते से और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी वेपन को शिप में भरकर समंदर के रास्ते सिंध पर हमला करने के लिए भेज दिया। मोहम्मद बिन कासिम अपनी फौज को लेकर इराक से ईरान और फिर बलूचिस्तान गया, जहां पहले से ही मुसलमानों की हुकूमत थी। तो मोहम्मद बिन कासिम बलूचिस्तान पहुंचकर वहां रुक गया और अपनी शिप्स का इंतजार करने लगा। हज्जाज इस फौज को हर मिनट की खबर को सुनना चाहता था। तो उसने इराक से लेकर सिंध तक हर 20 किलोमीटर पर स्टेशन बनाए। हर स्टेशन पर घोड़े दिन रात रेडी रहते थे। जैसे ही फौज लेटर लिखती थी तो घोड़े उसे फुल स्पीड स्टेशन पहुंचाते थे
और उस स्टेशन से दूसरा घोड़ा उसे फुल स्पीड अगले स्टेशन तक पहुंचाता था। और इसी तरह यह लेटर सिंधु से इराक 25 किलोमीटर का सफर सिर्फ 7 दिनों में पूरा करता। ये इतना नेक्स्ट लेवल सिस्टम था कि जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम की फौज देवल कराची पहुंची, ठीक उसी दिन सारे शिप कराची पहुंचे। हज्जाज बिन यूसुफ इराक में बैठकर सिंधु की जंग को लाइव कंट्रोल कर रहा था। मोहम्मद बिन कासिम हर तीसरे दिन हज्जाज को लेटर भेजता था और इस लेटर में फौज की एग्जैक्ट लोकेशन और उस इलाके का मौसम और दुश्मन की हर मूवमेंट लिखी होती थी। मतलब पूरा मैप भेजा जाता था। मोहम्मद बिन कासिम फाइनली अपनी फौज लेकर देवल कराची के सबसे स्ट्रॉन्ग किले के सामने आया। ये एक ऐसा किला था जिसे पता करना इम्पॉसिबल था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी तोपों को आगे किया और दीवारों पर हमला शुरू किया और 10 दिन तक लगातार दीवारों पर हमला करते रहे। लेकिन इतने खतरनाक हमले के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो दीवारें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थीं और उनको तोड़ना इम्पॉसिबल था। एक दिन किले के अंदर से एक बंदा मोहम्मद बिन कासिम के पास आया और उसने कहा कि तुम कभी भी यह किला पता नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम वो सामने रेड झंडा देख रहे हो। वो इतना बड़ा है कि जब हवा चलती है तो यह पूरे मंदिर को कवर करता है। वो इतना ऊंचा है तुम्हारी कोई तोप उसे छू भी नहीं सकती। और जब तक यह झंडा खड़ा है और हमारी खुदाओं का फुल सपोर्ट है और कोई भी इस सिटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मोहम्मद बिन कासिम को समझ आ गया कि इतनी स्ट्रॉन्ग दीवार और फौज होने के बावजूद भी ये लोग एक झंडे से अपना डिफेंस कर रहे हैं। और उसे पता चल गया कि लड़ाई के बजाय इस झंडे को गिराना है, क्योंकि जैसे ही यह झंडा गिरेगा लोगों का हौसला टूट जाएगा और फिर हम यह किला आसानी से फतह कर लेंगे। लेकिन वो फ्लैग इतना दूर और इतना ऊंचा था कि वो आम तोपों की रेंज में आ ही नहीं रहा था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने एक हुक्म दिया कि दुल्हन को लाओ। जमाने की सबसे खतरनाक तोप, इसकी हाइट 15 मीटर थी और उसे 1500 बंदे चलाते थे। पूरी मुसलमान सुपर पावर ने इसका नाम रखा था दुल्हन, क्योंकि यह उस वक्त की दुनिया की सबसे खूबसूरत मशीन थी और इसे बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा कर रखा गया था। और यह इतनी खतरनाक तोप थी, 50 किलो का पत्थर 300 मीटर दूर तक फेंक सकती थी और वो झंडा इसकी रेंज में बड़ी आसानी से आ रहा था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने उसे आगे किया और बाकी सारे किले को छोड़कर उसी फ्लैग पर हमला शुरू कर दिया। पहला गोला सीधा गया और उसने अपने टारगेट को मिस कर दिया। फिर उसने निशाना लगाया लेकिन वो भी मिस हो गया। इतने में मोहम्मद बिन कासिम को एक लेटर मिला जो उसके चाचा ने लिखा था। उसका चाचा पूरे मुसलमान एम्पायर का आर्मी चीफ था और सारे ईस्ट का गवर्नर था, जिसका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। वो इस पूरी जंग को A to Z मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि इससे पहले दो बहुत ही बड़े जनरल ने सिंध पर हमला किया, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से हार कर शहीद हो गए और हज्जाज बिन यूसुफ किसी भी तरह यह जंग हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम को यह लेटर मिला, उसने जल्दी से खोला। उसमें हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ से कि तोप का एंगल थोड़ा चेंज करो और फिर फायर करो। तो मोहम्मद बिन कासिम ने तोप को वैसे ही रेडी करके फायर कर दिया। वो गोला सीधा जाकर उस फ्लैग पर लगा और वो इतना बड़ा फ्लैग एक ही शॉट में गिर गया और झंडा गिरते ही पूरे शहर में खौफ फैल गया और लोगों को समझ आ गई कि उनकी सीक्रेट पावर अब खत्म हो चुकी है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने आसानी से गेट खोलकर वहां एंटर हुआ। जैसे ही लोगों ने देखा तो वो हैरान हो गए कि इतनी बड़ी फौज का लीडर एक यंग लड़का है। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से राजा दाहिर की तरफ रवाना हुआ और रास्ते में बड़ी बड़ी किले खुद मोहम्मद बिन कासिम के सामने सरेंडर करने लगे। मोहम्मद बिन कासिम की स्पीड देखकर राजा दाहिर ने अपनी फौज को रेडी किया और फाइनली ये दोनों फौजें एक दूसरे के सामने आई, लेकिन यह लड़ नहीं सकती थी क्योंकि दरमियान में
सबसे बड़ा इंडस रिवर था। मोहम्मद बिन कासिम को पता था कि अगर मैंने यह रिवर जल्दी क्रॉस नहीं किया तो राजा दाहिर के लिए पीछे से और फौज आ जाएगी और फिर उसे हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो बजाय इसके कि वो सामान का इंतजार करता, उसने वहां एक प्लान बनाया। वहां इर्द गिर्द जितनी भी कश्तियां थीं, उसने सबको जमा किया और फिर उन सारी कश्तियों को रस्सियों से ज्वाइन किया। उन सब कश्तियों के ऊपर लकड़ी के तख्ते लगाए और ऐसे ही वो एक पुल की तरह बन गया। लेकिन अब भी वो उस रिवर को क्रॉस नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैसे ही वो सामने आते तो राजा दाहिर की फौज पुल पे तीर बरसाती। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज के ग्रुप को कश्तियों के सामने बिठाया और उसे पानी में छोड़ दिया। जैसे ही वो दूसरे साइड पहुंचे, उन्होंने कश्तियों के इस पुल को दूसरे साइड पे कनेक्ट कर दिया और अब यह एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बन गया। इसी तरह इस पूरी फौज ने यह इतना बड़ा रिवर क्रॉस कर लिया। यहाँ पर ये दोनों फौजें आमने सामने आईं। एक तरफ राजा दाहिर की 20,000 की फौज और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन कासिम की 15,000 की फौज। राजा दाहिर ने अपनी फौज के सामने बड़ी बड़ी हाथी खड़े किए और खुद एक बहुत बड़ी हाथी पर बैठा हुआ था। मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इससे पहले जो फौज हारी थी वो इन्हीं हाथियों की वजह से हारी थी। क्योंकि जब अरबी घोड़ों ने इतने बड़ी हाथी देखे तो ये डर गए और इधर उधर भागने लगे और फिर इन्हीं हाथियों ने उन्हें कुचल दिया। लेकिन अब मोहम्मद बिन कासिम ने इन हाथियों से लड़ने के लिए एक नई स्ट्रेटजी अपनाई। जैसे ही हाथियों ने हमला किया तो मोहम्मद बिन कासिम ने ऑर्डर किया कि अपने तीरों को आग लगाओ और चारों तरफ हाथियों पर हमला करो। तो घोड़ों ने हाथियों की चारों तरफ से उन आग वाले तीरों से हमला करना शुरू किया। जब हाथियों ने ये आग वाले तीर देखे तो वो डर गए और भागने लगे। इसी तरह दोनों फौज अपनी पोजीशन पर वापस चली गईं और अगले दिन राजा दाहिर ने अपनी पूरी फौज के साथ हमला कर दिया। इस बार मुसलमानों के बहुत से कमांडर मारे गए और वो पीछे हटने लगे। अचानक एक तीर राजा दाहिर के हाथी पर लगा और वो इस आग वाले तीर को देखकर पानी की तरफ भागना शुरू किया। इसी वजह से राजा दाहिर की पूरी फौज को लगा कि हमारा राजा भाग गया है और इसी वजह से काफी फौज वहां से वापस चली गई। जब राजा दाहिर को इस बात का पता चला तो बजाय भागने के उसने कहा कि मैं सिंध के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। क्या कहते ही वो सामने आकर लड़ने लगा। इतने में एक मुसलमान फौजी ने उस पे हमला कर दिया और उसे मार दिया। और यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम डायरेक्ट किले की तरफ गया। जैसे ही राजा दाहिर की बेगम को पता चला कि वो मर गया है तो उसने सब औरतों को जमा किया, आखिरी मुलाकातें की और फिर तेजी से एक बहुत बड़ी आग की तरफ बढ़ने लगी और इसी आग में जाकर उन्होंने जोहर कर लिया। यह हिंदुओं की एक रस्म थी। जब वो हारने वाले होते थे तो उनकी सारी औरतें अपनी आंख को जला लेती थीं। मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ता गया और पूरा इलाका फतह हो गया। अब जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध का गवर्नर बन गया तो उसने एक ऐलान करवाया कि हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। हम सिर्फ आपसे जजिया लेंगे और इस जजिया टैक्स के बदले हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे और सब लोगों को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की पूरी आजादी होगी। अरे पुराने ऑफिसर अपनी ही पोजीशन पर होंगे क्योंकि वो यहाँ के सिस्टम को बेहतर समझते हैं। और इसी किले के पास उसने एक नई सिटी बनाई जिसका नाम था मंसूरा, जो सिंध का पहला इस्लामिक कैपिटल बना। अब मुसलमान एक तरफ इंडिया के बॉर्डर पर थे और दूसरी तरफ वो फ्रांस के बॉर्डर तक पहुंच चुके थे। लेकिन इसी टाइम मुसलमानों का बादशाह फौत हो गया। उसका भाई नया बादशाह बन गया। उसने सबसे पहले उन सारे गवर्नर्स को वापस बुलाया जो उसके भाई के साथ वफादार थे और उनको जेल में डाल दिया, क्योंकि उसका भाई अपने बेटे को नया बादशाह बनाना चाहता था और इन सारे गवर्नर ने उसे सपोर्ट किया था। इसी वजह से कहा जाता है सिर्फ 3 साल गवर्नर रहने के बाद मोहम्मद बिन कासिम को बादशाह ने वापस बुलाया और उसे जेल में डाल दिया। कहा जाता है कि इसी जेल में उसे टॉर्चर करके मार दिया। मुसलमान अगले 300 साल तक
सिर्फ सिंध तक ही रहे। लेकिन फिर अफगानिस्तान में एक नया सुल्तान आया जिसने एक नई सिटी बनाई, गजनी। यह उस जमाने की ऐसी सिटी थी, पूरी दुनिया से इस सिटी में लोग रिसाइड करने के लिए आते थे। इस नए मुसलमान सुल्तान ने पहली बार सिंध से आगे बढ़कर इंडिया पर हमला किया, जिसका नाम था सुल्तान महमूद गजनवी। सब्सक्राइब।